नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज उत्तरी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल और हमास का कमांड सेंटर माने जाने वाले अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना घुस गई और उसने अस्पताल में मौजूद हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने की चेतावनी दे दी। उत्तरी गाजा में इजराइल के कंट्रोल का ऐलान होने के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागकर जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले हुई मसूद अजहर के करीबी जैश के आतंकी मौलाना तारिक की हत्या के बाद अब पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के 2 और आतंकियों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों की जान बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए अमेरिका से मशीनें मंगवाई गईं। बड़ी खबर आई गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जंग के 40वें दिन इजराइल की सेना गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने अस्पताल के एक हिस्से में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है, जिसे तबाह करने के लिए वो अल शिफा अस्पताल में घुसी है। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि वहां 2000 से ज्यादा आम लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। लेकिन इजराइल का पूरा फोकस हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने पर है और इसीलिए उसकी सेना ने अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए उसकी सेना ने वहां सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया और जंग के 40वें दिन अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई, जहां उसने एक खास हिस्से में चुनी हुई जगहों को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में धुआंधार जंग होती नजर आई, क्योंकि इजराइल की सेना ने पहले ही टारगेट चुन रखे थे और अल शिफा अस्पताल में घुसते ही उसने उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि इजराइल की सेना अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां उसने एक के बाद एक कई धमाके किए। एक दिन पहले इजराइल की सेना ने जानकारी दी थी कि वो अल शिफा अस्पताल के गेट पर खड़ी है और हमास के लड़ाकों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इजराइल की सेना अगले ही दिन अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने भयंकर जंग छेड़ दी। इजराइल की सेना ने इस सैन्य ऑपरेशन को शुरू करते ही बयान भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि अल शिफा अस्पताल के खास इलाके में हमास के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन के वीडियो में वो हमास के लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर भी आए। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना अस्पताल के जिस इलाके में मौजूद थी, वहां उसने फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि हमास के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जिनसे लड़ने के लिए इजराइल की सेना भी तैयार दिखी और अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से उन्हीं के अंदाज में 2-2 हाथ करती नजर आई। इजराइल की सेना ने गाजा में अपने सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की और बयान जारी किया कि इजराइल की सेना ने यह ऑपरेशन हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि अस्पताल में मौजूद आम लोगों को चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसकी जंग हमास से है, गाजा के आम लोगों से नहीं। जिसके लिए इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर ऐसे सैनिक भेजे जो दवाओं और अरबी भाषा के बारे में जानते हैं, जिससे इजराइल के सैनिक जंग के दौरान आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अल शिफा अस्पताल में चल रही भयंकर जंग के दौरान भी वो ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने सावधानी बरती और ऐसे सैनिक अस्पताल के अंदर भेजे जो आम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इजराइल के ये सैनिक अरबी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के अंदर आम लोगों की मदद करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल के अल शिफा अस्पताल में किए गए सैन्य ऑपरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया। हमास तो पहले ही अस्पतालों पर इजराइल के हमलों पर सवाल उठा रहा है और अल शिफा तो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें कि वो गाजा की लाइफलाइन है। लेकिन गाजा की वही लाइफलाइन इजराइल के हमलों की वजह से खतरे में पड़ गई। हमास तो अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसते ही तिलमिला उठा। मुस्तशफा अल शिफा कअन्नहु इंजाज मुराहका सियासिया। हमास ने दावा किया कि इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के 35 में 25 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और फिलहाल वहां केवल 10 अस्पतालों में काम हो पा रहा है, वो भी जैसे तैसे। अल शिफा अस्पताल की हालत तो इतनी खराब है कि वो अंधेरे में डूब चुका है, जहां डॉक्टरों को काम चलाऊ रोशनी से लोगों का इलाज करना पड़ रहा है।
उधर ब्रेकिंग न्यूज है अल शिफा अस्पताल में इजराइल के ऑपरेशन पर। अल शिफा अस्पताल में हथियार मिलने के इजराइल की फौज के दावों को हमास ने बेबुनियाद बताया है। हमास ने इजराइल की फौज के दावों को झूठा बताया है। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की फौज बड़ा ऑपरेशन छेड़ चुकी है और थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन पर इजराइल की फौज ने कुछ अहम जानकारियां दी थी। इजराइल की फौज ने दावा किया था कि अस्पताल में चल रहे ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों के हथियारों का जखीरा मिला है। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान बॉर्डर से। जावेद, ये हमास ने तो उल्टा कह दिया है कि गलत है ये जानकारी। जी किशोर, देखिए, हमास ने इजराइल की सेना के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें इजराइल ये दावा कर रहा था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं। हमास का कहना है कि इजराइल का जो ये दावा है ये पूरी तरह से झूठा है और दिखावा है। देखिए, शुरुआत से ही इजराइल ये दावा कर रहा था कि अस्पताल के भीतर हमास ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ बड़ी मात्रा में हथियार हैं। ऐसे में अब जब इजराइल की सेना अल शिफा पर है तो ऐसे में ये दावा इजराइल ने किया था कि वहाँ बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसे हमास ने झूठा बताया है। और एक लंबी जंग अल शिफा अस्पताल के आसपास देखिए चली है। ऐसे में हमास और का जो अब कहना है वो ये है कि इजराइल की सेना झूठा दावा कर रही है। जी जावेद, लेकिन अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर है और अल शिफा अस्पताल धमाकों से गूंज उठा, जिसके बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर निशाना साधा। लेकिन इजराइल की सेना ने दलील दी कि उसके निशाने पर केवल और केवल हमास के लड़ाके हैं, जिन्हें उसने अल शिफा अस्पताल में घुसने से पहले चेतावनी दे दी थी और उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले। जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। हालांकि इस दौरान उसने हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा, लेकिन हमास के लड़ाके इजराइल से दो हाथ करने को तैयार दिखे, जिसकी वजह से गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जंग के मैदान में बदल गया। क्योंकि इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए लगातार 3 दिनों तक इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल की घेरेबंदी की और अस्पताल के अंदर बमबारी से पहले उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए। इजराइल ने इन हमलों में हमास के 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद उसने हमास के लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया और जब वो नहीं माने तो इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया और दलील दी कि उसने पिछले 1 हफ्ते में बार-बार हमास को चेतावनी दी कि वो अस्पताल खाली कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अस्पताल पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमास को सरेंडर करने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। लेकिन हमास ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसके लड़ाके अस्पताल के अंदर से इजराइल पर हमला करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। क्योंकि हमास के आतंकियों के पलटवार से अल शिफा अस्पताल का माहौल और भी बिगड़ गया और वहां मौजूद आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दुधमुहे बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि 24 घंटे पहले अस्पताल में 39 नवजात बच्चे थे, जिनकी संख्या 24 घंटे बाद 36 रह गई और आशंका है कि नवजातों की मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बत्ती गुल होने के बाद अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर पर रखे बच्चों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। और सबसे डरा देने वाली खबर तो तब आई जब अल शिफा अस्पताल में समय से पहले 4 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चों की मां की मौत के बाद सी सेक्शन से उनकी जान बचाई गई। आसान शब्दों में कहें तो मां के शव का ऑपरेशन करके बच्चों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन बिजली न होने की वजह से अब भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस गई और अस्पताल के एक हिस्से में धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। क्योंकि इजराइल के दावे के बाद अमेरिका ने भी दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसमें उसने बंधकों को छुपा कर रखा है। यानी एक दिन पहले जो अमेरिका इजराइल को अल शिफा अस्पताल पर संभलकर हमला करने की सलाह दे रहा था, अगले दिन उसी अमेरिका ने हमास के कमांड सेंटर के मामले में इजराइल की हां में हां मिला दी। और अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। यही नहीं, अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे लंबी सुरंगें हैं, जिनमें हमास ही नहीं बल्कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी छिपे हैं। Hamas and PIJ members operate a command and control node from Al Shifa Hospital in Gaza City. यानी जैसे ही इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में एंट्री की, अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आया और उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है।
जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया। उसने दो टूक बोल दिया कि अगर हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो वो मारे जाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने हमास के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर दी, क्योंकि नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे। זה לא מן השפה אל החוץ, זה מהלב החוצה וגם מהשכל החוצה. אם אנחנו לא גומרים אותם, यानी इजराइल किसी भी दबाव में नजर नहीं आया। उसने पहले हमास को सरेंडर का विकल्प दिया और 12 घंटे तक अल शिफा अस्पताल के गेट पर इंतजार किया और फिर अल शिफा अस्पताल में जंग शुरू कर दी, क्योंकि इजराइल ने हमास से बोल दिया था कि अगर उसके लड़ाके सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। यानी इजराइल ने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर में अल शिफा अस्पताल में मौजूद आम लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने किसी आम इंसान को निशाना नहीं बनाया। उल्टा उसके सैनिकों ने कोशिश की कि वो अस्पताल में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी गोलियों की चपेट में कोई भी आम इंसान ना आए। बड़ी खबर आई गाजा से। खबर है कि इजराइल की सेना ने वहां हमले का दूसरा चरण शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों और टैंकों ने उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के अहम ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक वहां शरणार्थी कैंपों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हमास वहां रहने वाले लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए इजराइल की सेना ने वहां छुपे हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि हमले का दूसरा चरण हमास की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के इस चरण में इजराइल की सेना उन जगहों को निशाना बना रही है जहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले ही 3 चरणों का ऐलान कर दिया था। और पहले चरण में इजराइल ने हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए दक्षिणी इजराइल से लगने वाली उत्तरी गाजा की सीमा में हमास के ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि वहां मौजूद हमास के ठिकानों को वो कवच माना जा रहा था जिसे तोड़े बिना इजरायली सेना के लिए गाजा में घुसना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए पहले चरण में इजराइल ने उत्तरी गाजा की सीमा पर मौजूद हमास के एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया। दावा किया गया कि इसके बाद बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके वहां से भाग निकले और वो शरणार्थी कैंपों और आबादी वाले इलाकों में छिप गए, जिन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में हमले के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। क्योंकि हमास को मिटाने पर तुली इजराइल की सेना ने हमले के पहले चरण को कामयाबी के साथ पूरा करने का दावा किया और दूसरे दौर में हमास को दोहरी चोट पहुंचाने में जुट गई। क्योंकि हमास पर हमलों के दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुसकर उसके बड़े अड्डों को निशाना बना रही और इसी कड़ी में उसने गाजा के तीसरे सबसे बड़े शरणार्थी कैंप अल शती पर धावा बोल दिया। इजराइल के सैनिकों ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ प्रहार किया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। इजराइल की सेना ने खतरनाक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अल शती कैंप में जमकर कहर बरपाया। अल शती शरणार्थी कैंप उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जो करीब 90,000 लोगों का बसेरा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल की सेना पर शरणार्थी कैंप में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इजराइल के हमले में वहां कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शती शरणार्थी कैंप में हमास के कई अहम ठिकाने थे जो पिछले कई साल से चलाए जा रहे थे और दावा किया गया कि उन ठिकानों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए कर रहे थे। इजराइल ने अल शती कैंप में हमास के ठिकाने होने का एक वीडियो सबूत भी जारी किया, जिसमें एक इमारत के अंदर बड़े पैमाने पर हथियार रखे नजर आए। दावा है कि इस इमारत को हमास ने अपना अड्डा बना रखा था। हालांकि इजराइल की सेना ने बाद में उस इमारत पर विस्फोटक लगाकर उसे हथियारों समेत उड़ा दिया। इजराइल की सेना ने अल शती शरणार्थी कैंप को घेरकर वहां जबरदस्त बमबारी कर दी। इस दौरान इजराइल के पैदल सैनिक वहां इमारतों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारते नजर आए। इजराइल ने इस ऑपरेशन के दौरान अल शती कैंप में मौजूद हमास के ज्यादातर अड्डों को ध्वस्त करके उस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का दावा किया। यानी हमास पर हमले के दूसरे चरण की शुरुआत में ही इजराइल के हाथ बड़ी सफलता लग गई। और इसके साथ ही इजराइल ने गाजा शहर के करीब मौजूद इलाकों में भी अपने हमले तेज कर दिए और वहां मौजूद गवर्नर हाउस समेत कई अहम इमारतों पर कब्जे का दावा किया। जबकि एक रोज पहले ही इजराइल की सेना ने हमास की संसद पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई थी।
और दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजरायल के सैनिक संसद में बैठे नजर आए थे और इसके एक दिन बाद ही इजरायल ने हमास को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में गवर्नर हाउस को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये हमास के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस में ही हमास के खुफिया विभाग का दफ्तर होने का दावा किया जाता है। और तो और दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने जो खौफनाक हमला किया था उसकी सारी प्लानिंग यहीं तैयार की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इजरायल हमास को जड़ से मिटाने में जुटा है। हालांकि हमास भी इजरायल पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर दक्षिणी इजरायल के इलाकों में रॉकेट बरसा दिए, जिसकी वजह से वहां कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। दक्षिणी इजरायल का किबुत्ज किसुफिम 7 अक्टूबर से ही हमास के निशाने पर रहा है। जंग के पहले दिन हमास के लड़ाकों ने वहां 14 लोगों की हत्या कर दी थी। करीब 400 की आबादी वाला किबुत्ज किसुफिम पूर्वी गाजा की सीमा के बेहद करीब है। दावा किया गया कि गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद वहां लोगों के पास छिपने के लिए सिर्फ 3 सेकंड होते हैं, इसलिए हमास के लड़ाके इस इलाके को आसानी से निशाना बना पाते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों पर हर वक्त मौत मंडराती रहती है। हमास के हमलों में इस गांव के कई घर तहस नहस हो चुके हैं। खिड़कियों के हाल देख सकते, दरिंचियों के हाल देख सकते किस तरह से जल के उखड़ गए हैं। किबुत्ज किसुफिम इजरायल के उन इलाकों में एक है जहां सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए इजरायल की सेना ने इस इलाके में डेरा डाल रखा है। हालांकि हमास सिर्फ गाजा के पास वाले इजरायल के इलाकों पर ही हमले नहीं बोल रहा, बल्कि उसके निशाने पर गाजा से कई किलोमीटर दूर के शहर भी हैं। और इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के तेल अवीव को रॉकेट हमलों से दहला दिया, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस मकान पर रॉकेट गिरा उसकी दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गाजा से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद इजरायल का तेल अवीव शहर जंग के पहले दिन से हमास के निशाने पर रहा है। 7 अक्टूबर को हुए खौफनाक हमले के दौरान यहाँ 150 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से ही इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में जुटी है। बड़ी खबर आई हिजबुल्लाह से जुड़ी। खबर है कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही हिजबुल्लाह पर भीषण हमले किए जाएंगे। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह हमास जंग के बीच लगातार इजरायल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वो इजरायल पर खतरनाक मिसाइलें दाग रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए अब नेतन्याहू का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने हमास के बाद हिजबुल्लाह के अंत की तैयारी कर ली। हालांकि अब तक हमास जंग के बीच इजरायल एक और मोर्चे पर जंग लड़ने से बच रहा था, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिटाने के संकेत देते हुए सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया। हालांकि हमास से जारी जंग में हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है और इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही उस पर पलटवार किया। लेकिन खबर है कि इसी बात का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह इजरायल को दहलाना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इजरायल की फौज अभी हमास से लोहा ले रही है। ऐसे में वो उस पर जोरदार हमले नहीं कर पाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने उसकी ये गलतफहमी अपने एक बयान से दूर कर दी। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह के फन को कुचलने की तैयारी इजरायल कर रहा है, जिसका मतलब यह कि हिजबुल्लाह इजरायल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजरायल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इजरायल भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्लाह से भी जंग छेड़ दी तो उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। और हिजबुल्लाह भी अकेला नहीं है, उसके साथ इजरायल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इजरायल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायल खामोशी से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है, ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्लाह से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इजरायल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इजरायल पर कई हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजरायल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इजरायल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से इजरायल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं।
हालांकि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इजराइल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम नहीं हुए। उसने इजराइल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्लाह रॉकेट से इजराइल पर निशाना साध रहा था, वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इजराइल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है, वहीं हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इजराइल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि हिजबुल्लाह को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने यह दावा किया कि इजराइल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए, तो रूस पर भी उंगली उठने लगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक बार में ही उसे मिटाने की रणनीति बनाई। क्योंकि अगर हमास से जारी जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हो सकता है उसको भी नुकसान उठाना पड़े। अभी इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो वो उसे गंभीर चोट शायद ही पहुंचा पाए। खबर के मुताबिक इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को एक बार में ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब पहले वो हमास का खात्मा करेगा और उसके बाद हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले करके उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि खबर है कि नेतन्याहू से इशारा मिलने के बाद इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए और उसके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। यानी हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट से पहले इजराइल ने उसे आगे होने वाली लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है। और हमास के साथ लड़ रहा इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे ईरान के साथ युद्ध का मोर्चा खोलना पड़े। हालांकि दोनों के बीच पिछले कई साल से जंग जैसा माहौल ही रहा है। इजराइल अमेरिका का साथ लेकर ईरान को हमेशा धमकाता रहा है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर इजराइल ने उसे पूरी दुनिया के सामने विलेन बनाने की भी कोशिश की। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने खड़ा कर दिया है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजराइल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजराइल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाए की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजराइल की सेना उससे निपट सके। बड़ी खबर है इजराइल पर यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले से जुड़ी। उत्तरी गाजा पर इजराइल की पूरी तरह कंट्रोल करने के दावे के बाद यमन में बैठे हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखला गए। करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया। दावा किया कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को खुली धमकी दे दी कि अगर गाजा में उसके हमले नहीं रुके तो लाल सागर में मिसाइलों की बारिश करके इजराइल के जहाजों को डुबो देंगे। जिसका मतलब यह कि हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच एक महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने छठी बार इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजराइल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने दो टूक कहा कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। यानी लाल सागर इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजराइल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में
इसराइल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने न सिर्फ इसराइल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है, बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल के मालवाहक जहाजों को ऐसे ही लाल सागर में डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने के लिए उसने समंदर किनारे अपनी मिसाइलें और रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों के पास ईरान से मिली कई ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो समंदर में लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा उनके पास रिमोट से नियंत्रित होने वाली कई ऐसी आत्मघाती छोटी नावें मौजूद हैं जो विस्फोटक लेकर सीधे बड़े जहाजों से टकराकर तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हूथी की प्लानिंग लाल सागर में अटैक करके इजराइल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की है। क्योंकि लाल सागर में इजराइल के मालवाहक जहाज यमन के करीब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इजराइल की सिरदर्दी बढ़ गई। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने भी लाल सागर में तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहां इजराइल की सेना ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम में एक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है, जिसने इजराइल की सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले बुरी तरह फेल हो गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि 4 दिन पहले हूथी लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नाकाम कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजराइल की सेना ने बताया कि इसे खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैयार किया गया था। इजराइल की सेना का दावा है कि उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई कितनी भयानक हो जाएगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के कंधों पर ईरान का हाथ है और ईरान इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस पर गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर पालने पोसने का आरोप लगता रहा है। इजराइल ईरान पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान के इशारे पर ही HHH यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की ये तिकड़ी उसके शहरों में हमलों को अंजाम देती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के इशारे पर ही गाजा पर हमलों के दौरान इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठकर हूथी लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन हमलों के लिए हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हूथी की मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही हैं। लेकिन ईरान के पाले पोसे HHH के तीसरे H यानी हूथी लड़ाकों ने हमास जंग के बीच अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्ला की तरह ही इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं, उन्हें ईरान का खुला समर्थन मिला हुआ है, जिसके दम पर हूथी विद्रोहियों ने यमन में बीते 9 साल से कोहराम मचा रखा है। 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। सुन्नी देश सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी लड़ाकों को ईरान भड़काता है और हथियार के साथ पैसे भी पहुंचाता है। लेकिन 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए सऊदी अरब लड़ाई में कूद पड़ा था और बीते 9 साल से वहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। लेकिन यहूदी देश इजराइल के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों की तरह हूथी विद्रोही ईरान और उसका दुश्मन सऊदी अरब भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही गाजा पर इजराइल के हमलों से बुरी तरह भड़के हुए हैं। यानी यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता इजराइल और हमास की जंग की वजह से सुधरने की राह पर चल पड़ा, क्योंकि लड़ाई यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होती नजर आई, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों का अगुवा बनने और उनको एकजुट करने का मौका मिल गया। और इस मौके को भुनाते हुए ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पर हमले के दौरान ईरान इजराइल के उत्तर में हिजबुल्ला, दक्षिण में हमास और इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर यमन में हूथी विद्रोहियों को लगातार भड़का रहा है। लेकिन गाजा में जारी इस तनातनी के बीच तुर्की ने इजराइल से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे इजराइल के पास परमाणु बम होने के संकेत मिले। तुर्की के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछ लिया कि उनके पास कितने परमाणु बम हैं, जबकि इजराइल ने कभी भी परमाणु बम होने की जानकारी दुनिया को नहीं दी है।
लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के सवाल से आशंका जताई जाने लगी कि इजरायल दुनिया से कुछ छुपा रहा है। एर्दोआन ने बेंयामिन नेतन्याहू से पूछा कि इजरायल के पास कितने परमाणु बम हैं। एर्दोआन के सवाल का सीधा मतलब यह था कि तुर्की को इजरायल के दावों पर शक है। तुर्की को लगता है कि इजरायल के पास परमाणु बम मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल गाजा में हमास के खिलाफ किया जा सकता है। एर्दोआन ने यह बात तब कही जब वो तुर्की की संसद में बोल रहे थे। तुर्की लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायल की फौज सीज फायर कर दे। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग में पहले से परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक कि फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियार का तो इस्तेमाल हो भी चुका है। और इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल का संकेत तो खुद इजरायल के एक मंत्री के बयान से मिला था। उन्होंने गाजा में हमास का सफाया करने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल की बात की थी। हालांकि उस बयान के बाद नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से उनकी छुट्टी कर दी थी। लेकिन पूरी दुनिया में इस पर बहस जरूर छिड़ गई। दावा किया जाने लगा कि गाजा पट्टी में हमास के सफाये के लिए इजरायल परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर से अमेरिका ने अपना एक ऐसा जंगी जहाज इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में भेज दिया जिस पर परमाणु हथियार तैनात है। गाजा पट्टी के पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर है, जहां अमेरिका का वो जहाज भेजे जाने की खबर आई। इसीलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जोर पकड़ने लगी। पहले ही गाजा में इजरायल के ऑपरेशन में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया तो गाजा पट्टी में बड़ा विनाश हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू के मंत्री के बयान के बाद इजरायल पर दबाव बढ़ने लगा और खासतौर पर मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका के लिए सऊदी अरब और ईरान से ज्यादा मुश्किल काम तुर्की को संभालना है, क्योंकि नेटो का सदस्य और अमेरिका का पुराना सहयोगी होने के बावजूद तुर्की इस बार हमास के साथ खड़ा दिख रहा है। और इस बार तो उसने इजरायल के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तो खुलकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तुर्की की संसद में बोलते हुए एर्दोआन ने यह तक कह दिया कि नेतन्याहू की कुर्सी छिनने वाली है। नेटो में अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद तुर्की को यह कहने में संकोच नहीं कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। तुर्की की कोशिश है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट किया जाए। मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाकर तुर्की लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है। तुर्की मांग कर रहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी में सीज फायर के लिए इजरायल को राजी करे। और सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमलों से भड़के तुर्की ने इजरायल को आतंकवादी देश बता दिया। इजरायल की सेना 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा में बारूद की बारिश कर रही है ताकि किसी भी सूरत में हमास को जड़ से मिटाया जा सके। लेकिन इजरायल जिस तरह से गाजा में हमले कर रहा है, उसे लेकर एक बार फिर तुर्की उस पर बुरी तरह भड़क गया। अल अरबिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने हमास से हमदर्दी दिखाते हुए इजरायल को आतंकवादी देश बता दिया। एर्दोआन का यह बयान तब सामने आया जब इजरायल की सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल को घेर रखा है। इजरायल लगातार यह दावा कर रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों की आड़ लेकर छिप रहे हैं। यही वजह रही कि इजरायल के निशाने पर वहां के अस्पताल भी हैं। लेकिन इस बात से तुर्की के राष्ट्रपति का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि इजरायल आतंकवादी देश है। बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी हुई आई। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच उसकी सेना ने एक वीडियो जारी कर बड़े हवाई हमले का दावा कर दिया। बताया गया कि वहां ईरान की सेना IRGC और उसके चरमपंथी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा है कि सीरिया के मायादीन इलाके में चरमपंथी लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। इसके साथ ही अबू कमाल इलाके में हथियारों के गोदाम पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिसमें ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। और अमेरिका ने न सिर्फ इस हमले को अंजाम दिया बल्कि वहां के रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के ठिकानों को तबाह करने के सबूत भी पेश कर दिए, जिसके लिए उसने भीषण बमबारी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिका के लड़ाकू विमान सीरिया में ईरान के ठिकानों पर बमों की बरसात करते नजर आए। बताया गया कि सीरिया और इराक में अपने ठिकानों पर हुए लगातार हमलों से अमेरिका भड़क गया, जिसके बाद उसने भी अपने दुश्मनों के अड्डों को तबाह करने का मन बना लिया और वहां रॉकेट दागने शुरू कर दिए। असल में हमास और इजरायल में छिड़ी जंग से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ, क्योंकि हमास के विरोध में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। इसलिए ईरान के अलावा उसके साथी सीरिया और इराक जैसे देश अमेरिका पर भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर तो यह भी आरोप लगे कि उसने सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री कैंप पर जोरदार हमले किए, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। और माना जा रहा है कि उन्हीं हमलों के जवाब में अमेरिका भी बदला लेने पर उतर आया। इसलिए अमेरिका की सेना रुक रुक कर सीरिया और इराक में मौजूद ईरान के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है। अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना ने सीरिया के अबू कमाल और मायादीन इलाके को निशाने पर लिया और भीषण हवाई हमले कर ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के एक ठिकाने को तबाह कर दिया गया।
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक सीरिया के मयादीन इलाके में IRGC का मुख्यालय था, जिसे उसकी सेना ने निशाना बनाया। दावा किया गया कि वहां ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि दूसरी एयर स्ट्राइक सीरिया के अबू कमाल इलाके में की गई। दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा रखा था, जिसे अमेरिकी सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराकर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि हमलों के दौरान वहां IRGC के सैनिक भी मौजूद थे। हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक सीरिया के अबू कमाल और मयादीन इलाके में एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की सेना और उसके चरमपंथी संगठन हथियारों को रखने के लिए करते हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर अमेरिका की सेना मिटा देना चाहती है, क्योंकि दावा है कि सीरिया के अबू कमाल और मयादीन जैसे इलाकों को ईरान ने अपना ठिकाना बना रखा है और वहीं से उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर चरमपंथी लड़ाकों की मदद करती है, ताकि ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाके अमेरिका के सैनिकों को निशाना बना सकें। इसीलिए तो अमेरिका 17 अक्टूबर से लगातार सीरिया और इराक में ईरान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है, क्योंकि इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बाद 17 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए थे, जिससे अमेरिका भड़क गया और हमलों के खिलाफ अमेरिका ईरान से बदला लेने में जुट गया। इसलिए उसकी सेना पश्चिम एशिया के देशों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि अमेरिका को एक और युद्ध का डर सता रहा है। इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, ताकि अपनी सुरक्षा करते हुए पश्चिम एशिया में एक और जंग को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। इसलिए अमेरिका ईरान, सीरिया और इराक जैसे देशों में डर पैदा करने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और वहां निगरानी भी तेज कर दी। एक तरह से अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सेना की किलेबंदी कर चुका है और माना जा रहा है कि वो हथियारों के दम पर ही अपने दुश्मन देशों को घुटनों पर ला देगा। यही वजह रही कि अमेरिका F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को वहां उतार चुका है और ड्रोन के जरिए भी वो आसमान में नजर रख रहा है। जबकि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी है, जिसमें पलक झपकते ही टारगेट को तबाह करने की ताकत होती है, क्योंकि पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अमेरिका की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया, जो हमास और इजरायल में चल रही जंग की आग में घी डालने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि उससे टकराना ईरान, इराक और सीरिया तीनों को बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए पश्चिम एशिया में दूसरी जंग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास की जंग छिड़ने के 10 दिन बाद ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर हमले शुरू हो गए थे और तब से ही अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के चरमपंथी संगठन के ठिकानों को तबाह कर रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की बदले की कार्रवाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सख्त निगरानी भी नाकाम साबित हो रही है और ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिका के हमलों के बाद तो सीरिया और इराक में उसके सैनिकों पर हमले और बढ़ गए और वहां रोजाना ही अमेरिका के अड्डों पर कभी रॉकेट तो कभी ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के चरमपंथी संगठनों के अलावा हिजबुल्ला भी युद्ध के नए मोर्चे खोलने की कोशिश में जुटा है। इसलिए वहां नई जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। और पश्चिम एशिया में जारी भीषण हमलों के बीच अमेरिका ने सुपरसोनिक बॉमर की ताकत दिखा दी। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की सेना ने ईरान, सीरिया और इराक को जवाब देने के लिए ही युद्ध अभ्यास किया और अमेरिका ने अपने दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी दे डाली। अमेरिका के मुताबिक एक हफ्ते में तीसरी बार उसकी सेना ने अपने खतरनाक सुपरसोनिक बॉमर से युद्ध अभ्यास किया, जिसका मकसद ईरान, सीरिया और इराक जैसे देशों के जहन में खौफ भरना है, ताकि अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले उन देशों की सेना सोचने पर मजबूर हो जाए। दावा है कि इससे पहले 8 और 5 नवंबर को भी पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपने सुपरसोनिक बॉमर से युद्ध अभ्यास कर विरोधियों को संदेश दिया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास के जरिए अपनी ताकत को परख रही है, जिससे कि बिना देरी किए किसी भी दुश्मन देश पर वार किया जा सके। इससे पहले उत्तर कोरिया को भी चेतावनी देने के लिए अमेरिका की सेना ने अपने सुपरसोनिक बॉमर से युद्ध अभ्यास किया था, क्योंकि अमेरिका का यह बॉमर बेहद शक्तिशाली माना जाता है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी तक बम बरसाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से यह बेहद खतरनाक हो जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका दावा करता है कि उसका सुपरसोनिक B-1 बॉमर 32,000 किलो से ज्यादा बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। अमेरिका का यह बॉमर 24 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 अमेरिका का वो बॉमर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। इसलिए पश्चिम एशिया में अमेरिका ने सुपरसोनिक B-1 बॉमर से युद्ध अभ्यास कर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे दी। लेकिन इस बीच इजरायल का साथ देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही घर में घिरने लगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जैसे ही इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, अमेरिका उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा हो गया था।
और उसने इजरायल को घातक हथियारों की मदद भेजी जिससे वो हमास को कड़ा जवाब दे सके। लेकिन इजरायल का साथ देने की वजह से जो बाइडेन को अपने ही घर में बगावत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के 40 विभागों और एजेंसियों के 400 कर्मचारियों ने उनको एक चिट्ठी लिखी और हमास के साथ जारी जंग में इजराइल के समर्थन करने का विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में तुरंत सीज फायर करने और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की भी मांग की, क्योंकि इजरायल जिस तरह से गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर बेकसूरों की जान ले रहा है, अमेरिका पर इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को रुकवाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में जारी कत्लेआम के बावजूद अमेरिका इजरायल को अपने हथियार दे रहा है। और इसी वजह से राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, जिसमें उन पर गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों को न रोक पाने के साथ ही उनकी मदद करने में नाकाम होने का आरोप लगाया गया। लेकिन ये मुकदमा सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ नहीं हुआ, उनके साथ वहां के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन पर गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगाया गया। और ये मुकदमा न्यूयॉर्क के एक संगठन CCR यानी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने दर्ज किया, जिसमें कई फिलिस्तीनी समूहों और लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि इजरायल ने गाजा में सामूहिक हत्याएं की और जबरन लोगों को उनके घर छोड़कर भागने को मजबूर किया, जो नरसंहार के बराबर है। CCR के मुताबिक अमेरिका इस नरसंहार को रोक सकता था, लेकिन वो उसे रोकने में न सिर्फ फेल हुआ बल्कि उसने इजरायल का साथ भी दिया। और इसी वजह से इजरायल जंग पर अमेरिका भी बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका में इजरायल के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके समर्थन में भी, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में प्रदर्शन की आग भड़क गई। कुछ दिन पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसके खिलाफ इजरायल के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। इजरायल का झंडा लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और गाजा में सीज फायर न करने के फैसले को सही ठहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमास ने इजरायल में जो कत्लेआम मचाया उसके लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका की तारीफ भी की। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने भी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के गेट पर चढ़ने की भी कोशिश की थी और वहां की दीवार को भी लाल रंग से पोत दिया था। लेकिन बाइडेन के खिलाफ सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस से भी सामने आई। क्योंकि बाइडेन इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की शुरुआत से ही इजरायल की मदद कर रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस के लोग बाइडेन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं बल्कि और भड़क गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और धक्का मुक्की होने लगी, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाजा में जारी इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों को रोकने के लिए बाइडेन को नेतन्याहू पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका जंग की शुरुआत से ही इजरायल के साथ खड़ा है और हमास का खात्मा करने के लिए इजरायल को अपने सबसे घातक हथियार भी दे रहा है। और उन्हीं हथियारों के दम पर इजरायल की फौज गाजा में आतंक मचा रही, जिसकी वजह से दुनिया भर में बाइडेन का विरोध हो रहा है। क्योंकि इजरायल के हमलों के विरोध के बाद भी अमेरिका इजरायल को सैन्य मदद देने से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने सबसे घातक हथियार और टैंक भी इजरायल को दे दिए, जिनकी मदद से इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने पहले इजरायल की सीज फायर न करने की बात का भी समर्थन किया था, लेकिन जब बाइडेन पर अरब देशों का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने सुर बदल लिए और नेतन्याहू से गाजा में सीज फायर की मांग करने लगे। लेकिन हमास का अंत करने की ठान चुके नेतन्याहू ने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया और गाजा पर इजरायल के हमलों की निंदा करने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से नेतन्याहू बढ़ गए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इजरायल से गाजा में हमले रोकने की अपील कर दी और इसीलिए नेतन्याहू जस्टिन ट्रूडो पर आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि उन्हें जस्टिन ट्रूडो की राय की जरूरत नहीं है और गाजा में उनकी सेना क्या कर रही है उन्हें अच्छे तरीके से पता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए हमलों को बंद करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि गाजा में निर्दोष लोगों की जान जा रही, killing of women and children, of babies. लेकिन जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने इजरायल को निशाने पर लेने की कोशिश की, नेतन्याहू ने उन्हें आड़े हाथ लिया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों की भी याद दिलाई और कह दिया कि इस जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, न कि इजरायल को। बड़ी खबर आई हमास के 7 अक्टूबर के हमले की फंडिंग पर।
इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले की फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई थी। यानी क्रिप्टो करेंसी ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले की वजह बनी। दावा किया जा रहा है कि हमास के मददगारों ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही उस तक पैसा पहुंचाया, जिसका इस्तेमाल इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए किया गया। हालांकि यह रकम हमास के लड़ाकों तक किसने पहुंचाई ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन इजराइल का आरोप है कि यह रकम हमास तक ईरान ने ही पहुंचाई। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से इस हमले की फंडिंग की जांच में लगी हैं, जिन्होंने अब जाकर क्रिप्टो करेंसी को इस हमले की वजह माना और दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए हमास के लड़ाकों तक फंडिंग पहुंचाई गई। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसका लेन देन इंटरनेट के जरिए होता है। दुनिया के किसी भी कोने में एक पल में बड़ी से बड़ी रकम पहुंचाई जा सकती है, जिसके लिए न किसी बैंक खाते की जरूरत पड़ती है और न ही किसी पहचान की। न रकम देने वाले का ठिकाना पता चलता है और न ही पैसा पाने वाले का। लेन देन का ये तरीका आतंकी संगठनों के लिए एकदम फिट है और 7 अक्टूबर को हुए हमले में फंडिंग के लिए इसी तरीके के इस्तेमाल की खबर इजराइल को मिली है। अब इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने की कोशिश में लगी हैं, ताकि हमास के मददगारों का सुराग खोजा जा सके। इसके लिए इजराइल की एक बड़ी आईटी कंपनी के साथ अब वहां की खुफिया एजेंसी को भी काम पर लगाया गया। खबर है कि 7 अक्टूबर से पहले कई महीनों तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुए लेन देन की जांच की जा रही है और खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा वर्चुअल खाते यानी वॉलेट ढूंढ लिए गए हैं, जिनके जरिए हमास के आतंकियों तक पैसे पहुंचाए गए। इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन के लिए ई वॉलेट बनाए जाते हैं। इजराइल की कंपनी लायंसगेट नेटवर्क सालों से संदिग्ध लेन देन की जांच का काम कर रही है। इसी कंपनी ने इजराइल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को 100 से ज्यादा संदिग्ध ई वॉलेट की जानकारी दी। कंपनी की जांच के मुताबिक इन वॉलेट के जरिए लाखों डॉलर की रकम हमास से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन ई वॉलेट को चलाने वाले लोग हैं कौन, और यही पता लगाने के लिए अब लायंसगेट नेटवर्क के साथ मोसाद और शिनबेट के अधिकारियों की टीमों को भी लगाए जाने की खबर है। और इस स्पेशल यूनिट की नजर ईरान की सरकार से जुड़े लोगों पर है, क्योंकि इजराइल की जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर ईरान की सरकार से जुड़े ई वॉलेट की जानकारी मिल गई तो हमास तक पहुंचने वाली फंडिंग का राज भी खुल जाएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसों के लेन देन का ऐसा जाल बनाया हुआ है जिसे समझना बेहद मुश्किल है। दावा यह है कि ईरान सिर्फ हमास को ही फंडिंग नहीं देता, बल्कि कई ऐसे चरमपंथी संगठन हैं जिनकी अर्थव्यवस्था को ईरान ही संभाल रहा है। इन संगठनों में हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो लेबनान की धरती से इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। 2019 के बाद से ही ईरान सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना भी कर रहा है। अमेरिका के लगाए उन प्रतिबंधों से बचने के लिए भी ईरान क्रिप्टो करेंसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। माना तो यहाँ तक जाता है कि इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए ईरान एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है, जिसके जरिए वो न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है बल्कि अपने सहयोगियों की भी खुलकर मदद कर रहा है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन की तह तक जाने के लिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी लंबे वक्त से काम कर रही हैं। लेकिन उसका तोड़ निकाल पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में होने वाले लेन देन को पकड़ना बेहद मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए एक ई वॉलेट बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कोई पहचान बतानी जरूरी नहीं होती। ये ई वॉलेट कमोबेश वैसे ही बनता है जैसे इंटरनेट के जरिए नई ईमेल आईडी बनती है, लेकिन ये ई वॉलेट एक नए तरीके के बैंक अकाउंट की तरह होता है, जिसमें लेन देन की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर लेन देन की रकम बड़ी होने पर या फिर नाम संदिग्ध होने पर ही कोई वॉलेट जांच एजेंसियों की नजर में आते हैं, लेकिन एक बार लेन देन पूरा होते ही जांच एजेंसियों के लिए उसे पकड़ना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए जांच एजेंसियां पहले से संदिग्ध वॉलेट की पहचान करके रखती हैं, ताकि ऐसे किसी वॉलेट में कोई लेन देन होते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाएं और फौरन उस कंप्यूटर तक पहुंचा जा सके जिससे लेन देन किया गया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े किसी भी लेन देन की पहचान के लिए जांच एजेंसियों के पास केवल 2 ही चीजें होती हैं। पहला, उस लेन देन में शामिल ई वॉलेट, और दूसरा, इस्तेमाल हुए कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। वॉलेट के जरिए किसी की पहचान करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आईपी एड्रेस के जरिए उस कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है जहां से लेन देन किया गया है। इसलिए इन जांच एजेंसियों की नजर सिर्फ आईपी एड्रेस पर होती है, ताकि इसके जरिए लेन देन करने वाले शख्स के पते तक पहुंचा जा सके। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के खेल में माहिर खिलाड़ी आईपी एड्रेस को मात देने के लिए भी कई तरकीब इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर हैकर अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदलने के लिए भी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये बात टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कह चुकी है।
और दावा कर चुकी है कि पूरी दुनिया में आतंकी संगठनों ने जांच एजेंसियों को मात देने के लिए क्रिप्टो की दुनिया में घुसना शुरू कर दिया है। FATF के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में हुई आतंकी घटनाओं में 20% से ज्यादा में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हुआ। टेरर फंडिंग के लिए फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन का मॉडल अब पुराना होता जा रहा है और दुनिया भर के आतंकी संगठनों की पहुंच क्रिप्टो करेंसी की तकनीक तक तेजी से पहुंच रही है। और FATF ने तो पिछले साल अपनी रिपोर्ट में ये तक दावा कर दिया था कि अगर क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल न रोका गया तो आतंकियों की फंडिंग को रोक पाना तो क्या, ट्रैक करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी क्रिप्टो करेंसी को बड़ी वजह माना जा रहा है और FATF की उसी चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसीलिए भारत समेत दुनिया के कई देश क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन यह है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्रिप्टो करेंसी के दम पर चौपट तक किया जा सकता है। यहां तक कि कुछ देश तो खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की काट के तौर पर भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिनमें उत्तर कोरिया का नाम भी शामिल है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कई बार दावा कर चुकी है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए उत्तर कोरिया दुनिया को चकमा दे रहा है। उत्तर कोरिया के हैकर दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सेंध लगाकर अपनी जेब भर रहे हैं। यहां तक कि ऐसे ही आरोप चीन पर भी लगते रहे हैं। दावा है कि चीन के हैकर भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुनिया को चकमा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बैठे चीन के हैकर अलग अलग कंपनियों के जरिए दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का ये जाल पूरी दुनिया के लिए बड़ी टेंशन बन गया है। बड़ी खबर है गाजा से। खबर है कि गाजा में जंग खत्म होने के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहां शासन कर सकती है। अमेरिका ने यह सुझाव दिया है कि गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल का नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन हो, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे के बाद उसकी सेना का गाजा में रहना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता और इसीलिए अमेरिका का मानना है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन हो सकता है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के खत्म होने के बाद गाजा के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई और इस बीच अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि युद्ध खत्म करने के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा पर शासन कर सकती है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि अगर इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और अमेरिका उसका साथ छोड़ देगा। जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका गाजा में ना तो हमास का कब्जा चाहता है और ना ही इजराइल का। और इसी वजह से उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी शासन कर सकती है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा भी इजराइल के लिए परेशानी बन सकता है, क्योंकि तब उस पर गाजा से भी हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को ही आगे आना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पर कब्जा करे। एक रोज पहले नेतन्याहू ने बयान दिया था कि वो इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इजराइल अपनी बातों से पलट रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि वो सिर्फ गाजा से हमास का खात्मा करना चाहते हैं, उस पर कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन अब नेतन्याहू अपने दावों से उलट बात कर रहे हैं, जिससे नाराज अमेरिका गाजा पर शासन के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नाम ले रहा है। माना जाता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अलग देश बनाना चाहती है, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी जैसे इलाके शामिल होंगे। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन भी है और बाकी का इलाका इजराइल के कब्जे में है। वहीं गाजा पर पूरी तरह से हमास का कंट्रोल है। ऐसे में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है। लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि गाजा पर उसके अलावा कोई और कब्जा करे, क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर उसने गाजा पर कब्जा कर लिया तो हमास या कोई और आतंकी संगठन उस तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए हमास का खात्मा कर इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि गाजा के 3 तरफ जमीन है और एक तरफ समंदर। गाजा पट्टी के उत्तर और पूर्व में इजराइल है और दक्षिण में गाजा पट्टी मिस्र से जुड़ती है। सिर्फ पश्चिम दिशा में उसकी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ती है, जिस पर इजराइल का ही कब्जा है और यहाँ इजराइल की नौसेना की सख्त निगरानी है। ऐसे में इजराइल जानता है कि अगर उसने गाजा पर कब्जा कर लिया तो उसकी सेना के लिए चौतरफा निगरानी करना आसान हो जाएगा। और इसी वजह से इजराइल इस जंग को जीतने के बाद गाजा में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है, जिसके लिए उसने अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया और दावा किया कि हमास पर लगाम लगाने के लिए सेना का गाजा में रहना जरूरी है। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी?
मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुड लिस्ट जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। इजराइल का पूरा फोकस हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने पर है और इसीलिए उसकी सेना ने अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए उसकी सेना ने वहां सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया और जंग के 40वें दिन अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस गए, जहां उसने एक खास हिस्से में चुनी हुई जगहों को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में धुआंधार जंग होती नजर आई, क्योंकि इजराइल की सेना ने पहले ही टारगेट चुन रखे थे और अल शिफा अस्पताल में घुसते ही उसने उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि इजराइल की सेना अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां उसने एक के बाद एक कई धमाके किए। एक दिन पहले इजराइल की सेना ने जानकारी दी थी कि वो अल शिफा अस्पताल के गेट पर खड़ी है और हमास के लड़ाकों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद इजराइल की सेना अगले ही दिन अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने भयंकर जंग छेड़ दी। इजराइल की सेना ने इस सैन्य ऑपरेशन को शुरू करते ही बयान भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि अल शिफा अस्पताल के खास इलाके में हमास के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन के वीडियो में वो हमास के लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर भी आए। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना अस्पताल के जिस इलाके में मौजूद थी वहां उसने फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि हमास के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जिनसे लड़ने के लिए इजराइल की सेना भी तैयार दिखी और अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से उन्हीं के अंदाज में दो हाथ करती नजर आई। इजराइल की सेना ने गाजा में अपने सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की और बयान जारी किया कि इजराइल की सेना ने यह ऑपरेशन हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि अस्पताल में मौजूद आम लोगों को चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसकी जंग हमास से है, गाजा के आम लोगों से नहीं। जिसके लिए इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर ऐसे सैनिक भेजे जो दवाओं और अरबी भाषा के बारे में जानते हैं, जिससे इजराइल के सैनिक जंग के दौरान आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अल शिफा अस्पताल में चल रही भयंकर जंग के दौरान भी वो ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने सावधानी बरती और ऐसे सैनिक अस्पताल के अंदर भेजे जो आम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इजराइल के ये सैनिक अरबी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के अंदर आम लोगों की मदद करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल के अल शिफा अस्पताल में किए गए सैन्य ऑपरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया। हमास तो पहले ही अस्पतालों पर इजराइल के हमलों पर सवाल उठा रहा है और अल शिफा तो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें कि वो गाजा की लाइफलाइन है। लेकिन गाजा की वही लाइफलाइन इजराइल के हमलों की वजह से खतरे में पड़ गई। हमास तो अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसते ही तिलमिला उठा। मुस्तशफा अल-शिफा كأنه إنجاز مراهقة سياسية। हमास ने दावा किया कि इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के 35 में 25 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और फिलहाल वहां केवल 10 अस्पतालों में काम हो पा रहा है, वो भी जैसे तैसे। अल शिफा अस्पताल की हालत तो इतनी खराब है कि वो अंधेरे में डूब चुका है, जहां डॉक्टरों को काम चलाऊ रोशनी से लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर आई।
बड़ी खबर आई अमेरिका में शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी हुई। शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से पहले खबर आई कि अमेरिका समंदर में चीन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। यह दावा अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने किया और ऐसे समय में यह बयान दिया जब शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात से पहले बाइडेन का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन में समस्याएं बढ़ गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से पहले ही रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि खबर आई कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जंगी जहाजों को निशाना बनाने का प्लान बनाया है। यह दावा अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने किया। और बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ऐसा बम फोड़ दिया जिससे रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें वो चीन के जहाजों को डुबोने की अपनी ताकत पर काम करेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जंगी जहाज अमेरिकी वायुसेना के लिए खतरा बन गए, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका ने खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ताइवान का साथ देने की वजह से अमेरिका के लड़ाकू विमान चीन के निशाने पर हैं और जैसे ही वो चीन की सीमा के आसपास पहुंचते हैं, चीन के जंगी जहाज सक्रिय हो जाते हैं। यूक्रेन जंग के बाद इस तरह के मामले और बढ़ गए, जिसने अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी। इस पर इजराइल और हमास की जंग ने अमेरिका को और बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका का पूरा ध्यान पश्चिम एशिया की जंग की तरफ चला गया। और माना जा रहा है कि इसी का फायदा चीन ने उठाया। उसने पिछले 15 दिन में ताइवान को खौफ से भरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले हफ्ते तो पहली बार चीन ने ताइवान के बेहद करीब अपने खतरनाक टैंक तैनात कर दिए थे। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के क्यूमोय द्वीप से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार अपने ताकतवर टैंकों को तैनात किया था और चीन की इस हरकत ने ताइवान की नींद उड़ा दी थी। माना जा रहा है कि उसकी परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अमेरिका इन दिनों यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग में उलझा हुआ है। यानी अगर चीन ने ताइवान पर अचानक हमला बोल दिया तो अमेरिका उसे बचाने के लिए तेजी से कदम भी नहीं उठा पाएगा। और माना जा रहा है कि इसी बात का फायदा चीन उठा रहा है। हालांकि अमेरिका भी चीन की इस चाल से बेखबर नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया। और उसके इस प्लान के बारे में ठीक उस समय पता चला जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका और चीन के बीच खटास बढ़ती दिखी, क्योंकि पहले अमेरिका का समंदर में चीन के जंगी जहाज डुबोने का प्लान सामने आया और फिर जो बाइडेन ने ऐसा बयान दिया जिससे शी जिनपिंग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बाइडेन ने बयान दिया कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन में समस्याएं बढ़ गई हैं। मतलब अमेरिका ने खुद खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली, वो भी ऐसे समय में जब सैन फ्रांसिस्को में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे माहौल में होने वाली है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध हो रहे हैं और दोनों ही युद्धों में अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव है, क्योंकि यूक्रेन जंग और इजराइल के युद्ध को विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है और इसी आहट के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ये मुलाकात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है, जहां एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी एपेक समिट होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका पहुंच चुके हैं और अपने दौरे पर बाइडेन और अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों से मिलने वाले हैं। लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिका ने चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी और वो ये जताने लगा कि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात में अमेरिका अपना रुख कड़ा रखेगा, क्योंकि यूक्रेन और हमास के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और यूक्रेन की जंग में तो चीन सीधे सीधे अपने दोस्त पुतिन के साथ खड़ा दिखा, जिसकी वजह से अमेरिका ने तो यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन पर रूस को खतरनाक हथियार सप्लाई करने के आरोप लगा दिए थे। और आरोप है कि उन हथियारों का इस्तेमाल रूस की फौज ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए किया था। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को परेशान करने के लिए चीन ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी तोड़ निकाल लिया था। जिस वक्त अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगाए थे, उस वक्त चीन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा था। खबर के मुताबिक यूरोप ने जब रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया था। और इस तरह प्रतिबंधों के बाद भी रूस का खजाना भरता रहा। हालांकि चीन ने कभी खुलकर यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं किया, लेकिन ऐसे रास्ते अपनाकर उसने अमेरिका को चुनौती जरूर दी थी। बड़ी खबर पाकिस्तान के सियालकोट से। वहां हमलावरों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 और आतंकियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पिछले एक हफ्ते में यह पाकिस्तान में चौथे आतंकी की हत्या का मामला है। जानकारी के मुताबिक सियालकोट में लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और उसके साथी नईमुर रहमान को हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। इस दौरान कार में बैठे उसके एक और साथी को भी गोलियां लगीं, जो गंभीर रूप से घायल बताया गया। पाकिस्तान में आतंकियों की लगातार हत्या हो रही है।
इससे पहले भी वहां कई आतंकियों को गोली मारी जा चुकी है और एक बार फिर लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गोलियों से भून दिया गया। और अब तक हुई घटनाओं में पहली बार आतंकियों के खात्मे का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो पाकिस्तान के सियालकोट का है, जिसमें मोटरसाइकिल से आए 2 हमलावर लश्कर ए तैयबा के आतंकियों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। और बताया गया कि उनके निशाने पर जो सफेद रंग की कार थी उसमें लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और उसके 2 साथी थे, जिन पर उन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। वीडियो में दिखा कि 2 हमलावर एक मोटरसाइकिल से आए, इसके बाद उनमें एक बाइक से नीचे उतरा और उसने आतंकियों की कार के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर दनादन गोलियां चलाई। जैसे ही फायरिंग हुई वहां भगदड़ मच गई और इस गोलीबारी में उस कार में मौजूद लश्कर के 2 आतंकी मारे गए, जबकि उनका एक साथी बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो हमलावर उसी रास्ते फरार हो गए जहां से वो आए थे। इस घटना में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और उसके साथी नईमुर रहमान की मौत हो गई। लेकिन ये बात सियालकोट की पुलिस के गले नहीं उतर रही, इसलिए वहां की पुलिस ने खुद को बचाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि ये फायरिंग आपसी विवाद की वजह से हुई। मतलब वहां की पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसकी नाक के नीचे लश्कर ए तैयबा के आतंकी आराम से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन हमलावरों ने लश्कर के उन दोनों आतंकियों को ठिकाने लगाया, सियालकोट पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि सियालकोट पुलिस के अधिकारी ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे कि उनके यहाँ दिन दहाड़े लश्कर के 2 आतंकियों को गोली मार दी गई। आरोप है कि इसी वजह से सियालकोट पुलिस ने इसके पीछे आपसी विवाद होने की कहानी गढ़ना शुरू कर दी। सियालकोट पुलिस के मुताबिक उन दोनों की हत्या एक पुराने जमीन विवाद की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक वो दोनों काफी दिनों बाद अपने घर लौटे थे, जबकि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और उसका साथी नईमुर रहमान दोनों ही भारत की सीमा के पास घुसपैठ के इरादे से बनाए गए कैंपों में रह रहे थे और वो कुछ दिन पहले ही सियालकोट आए थे, जिन्हें मौका मिलते ही पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। लेकिन सियालकोट पुलिस का मानना है कि यह हत्या आपसी विवाद की वजह से हुई और माना जा रहा है कि यह बयान सियालकोट पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर दिया, क्योंकि ISI हमेशा से इस बात को दुनिया से छिपाती आई है कि पाकिस्तान ही दुनिया में आतंक फैलाने वाले सांपों का बिल है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ही उन्हें पालने पोसने का काम करती है। यही वजह है कि उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर उसके इस राज से पर्दा उड़ गया तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से ISI ने सियालकोट पुलिस को ये सलाह दी कि वो इस हत्याकांड को आपसी विवाद बताकर मामले को दबाने की कोशिश करे, ताकि पाकिस्तान में होती आतंकियों की हत्या से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। हालांकि इस बीच ये खबर भी है कि इस मामले की जांच खुफिया तौर पर ISI ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी आतंकी के मारे जाने का वीडियो सामने आया और ISI को ये उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए वो उन हमलावरों तक पहुंच सकती है। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में हुए 4 आतंकियों की हत्या ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग घुमा कर रख दिया है, क्योंकि वहां सिर्फ लश्कर ए तैयबा के आतंकी निशाने पर नहीं है, बल्कि अज्ञात हमलावर वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को भी निशाने पर ले चुके हैं और उसे भी ठीक उसी तरह मौत के घाट उतारा गया था। कराची में हुए इस हत्याकांड में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मौलाना तारिक ढेर हो गया था। मौलाना तारिक को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का बेहद करीबी माना जाता था। वो जैश के बड़े चेहरों में एक था, जिसका काम पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलना था। इसके अलावा वही जैश-ए-मोहम्मद में युवाओं की भर्ती कराता था। साथ ही उसी के इशारे पर पाकिस्तान से आतंकी भारत में घुसपैठ किया करते थे। लेकिन 2 दिन पहले कराची में कुछ हमलावरों ने इसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी तब जब वो भारत विरोधी एक रैली में भाषण देने के इरादे से घर से निकला था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस हत्याकांड से उबर तक नहीं पाई थी कि हमलावरों ने ठीक उसी तरह लश्कर के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान में 1 हफ्ते के अंदर 4 आतंकियों की हत्या हुई। हैरत की बात यह रही कि पिछले कुछ महीनों में मारे गए 12 आतंकियों की हत्या एक ही तरीके से की गई। मतलब इन सबकी हत्या का पैटर्न बिल्कुल एक सा था, जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नींद उड़ाकर रख दी। क्योंकि सियालकोट में मोहम्मद मुजम्मिल और उसके साथी नईमुर रहमान की हत्या हुई। इससे 2 दिन पहले जैश के आतंकी मौलाना तारिक को कराची में ढेर कर दिया गया। इससे पहले लश्कर के कमांडर अकरम गाजी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इन 4 आतंकियों समेत पहले मारे गए 8 आतंकियों को गोली मारकर ही मौत के घाट उतारा गया था। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि इन सभी को एक ही प्लान के तहत मारा गया, क्योंकि इन सभी हत्याकांड में हमलावर मोटरसाइकिल से आए और अपने टारगेट पर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI 12 आतंकियों के कत्ल के बावजूद एक भी हमलावर को नहीं पकड़ पाई। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी। आरोप है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को कई घातक हथियार बेचकर रूस के साथ बड़ा धोखा किया। ये दावा ब्रिटेन के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के खिलाफ ये साजिश पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर रची।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चोरी छिपे कई घातक हथियार और तोप के गोले यूक्रेन तक पहुंचाए। मतलब सीधे सीधे शब्दों में पाकिस्तान ने रूस के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो हथियार यूक्रेन को बेचे उनका इस्तेमाल जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों के खिलाफ किया गया। मतलब पाकिस्तान ने बुरे वक्त में उसकी मदद करने वाले रूस की आंखों में धूल झोंक दी और दबे पांव जाकर यूक्रेन के पाले में खड़ा हो गया। ब्रिटेन की मीडिया की उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन को कई घातक हथियार बेचे, जिनमें खासतौर पर तोप में इस्तेमाल होने वाले गोले थे, और दावा है कि इस डील के बदले उसे करीब $36.5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 2,900 करोड़ रुपए हासिल हुए। मतलब पाकिस्तान ने चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार बेचकर अपना खजाना भरने की कोशिश। और आरोप है कि इसमें उसका साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ इस प्लान को अमेरिका ने ब्रिटेन और पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार किया, जिसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान था, जिसने हजारों की तादाद में तोप के गोले यूक्रेन को बेचे। लेकिन आरोप है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उसका बराबरी का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटेन की मीडिया में छपी उस रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान का खाका पिछले साल अगस्त में ही खींचा जा चुका था, और तभी से पाकिस्तान ने रूस की आंखों में धूल झोंकना जारी रखा। ब्रिटेन की उस रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सबसे पहले अमेरिका की हथियार बनाने वाली 2 कंपनियों ने पाकिस्तान से तोप के गोले बनाने का ऑर्डर हासिल किया। इसके बाद पाकिस्तान में मौजूद इन तोप के गोलों को ब्रिटेन के विमान के जरिए साइप्रस और रोमानिया तक पहुंचाया गया। ये दोनों ही देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं और जंग में उसी का साथ दे रहे हैं। मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए यूक्रेन तक तोप के गोलों की एक बहुत बड़ी खेप पहुंचा दी, और रूस को इस बात की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो इस बात से बेखबर था कि वो जिस पाकिस्तान को सहारा देकर उसे डूबने से बचाने में लगा है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में है। और आरोप है कि पाकिस्तान ने इस प्लान को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि रूस उस पर कभी शक ही नहीं कर पाया। ब्रिटेन की उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर ही उन हथियारों का ऑर्डर दिया, और हथियार बनाने वाली 2 अमेरिकी कंपनियों को 155 मिलीमीटर के तोप के गोले बनाने का ऑर्डर दिया। यही वो गोले हैं जो होवित्जर तोप में इस्तेमाल होते हैं, और अमेरिका ने होवित्जर की बहुत बड़ी खेप जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को दी हुई है, जिनके दम पर यूक्रेन लगातार रूस पर हमले करता रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उसके सामने होवित्जर में इस्तेमाल होने वाले गोलों का संकट खड़ा हो गया था, और आरोप है कि इसी संकट से उबारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से पहले इन गोलों का ऑर्डर करवाया, और फिर ब्रिटेन के कार्गो विमान ने उन्हें पाकिस्तान से यूरोप के देश साइप्रस और रोमानिया तक पहुंचाया। दावा तो यह भी है कि रूस की नजर से बचने के लिए ब्रिटेन के उस विमान ने पाकिस्तान के 4 चक्कर लगाए और उन गोलों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक पहुंचा दिया, जहां से उनका यूक्रेन तक पहुंचना आसान हो गया। बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे से जुड़ी। खबर है कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका से खुदाई करने वाली भारी भरकम मशीन मंगवाई गई है, जिसके जरिए टनल में स्टील के पाइप से एक दूसरी सुरंग बनाने की तैयारी है, ताकि उसकी मदद से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी जिले में यह हादसा 12 नवंबर को तब हुआ था जब यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया था, जिसमें वहां काम करने वाले 40 मजदूर फंस गए थे। इस घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना भेजा जा रहा है, ताकि टनल में फंसे मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बात की और उन्हें जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का भरोसा दिया। पिछले 4 दिन से उस टनल में अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन से लेकर खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। इस बीच एसडीआरएफ के अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। बातचीत का जो वीडियो सामने आया उसमें मणिकांत मिश्रा एक पाइप में कान लगाए दिखाई दिए। इस दौरान उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी भी नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो पाइप से आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वॉकी टॉकी से मजदूरों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। परेशान मत होइए, बहुत लोग बात कर रहे आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने टनल में फंसे मजदूर गब्बर सिंह नेगी की उनकी बेटे से बात कराई। पापा ने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, बाकी ज्यादा आवाज तो नहीं आएंगे और सारे ठीक है, वहाँ पे भी अंदर सब सुरक्षित है। इसी तरह टनल में फंसे कुछ और मजदूरों से उनके घर वालों की बात करवाई गई। प्रशासन की तरफ से टनल में फंसे सभी मजदूरों को ये भरोसा दिया गया कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 4 दिन पहले भी सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए प्रशासन के अधिकारियों ने संपर्क किया था। खबर है कि उस दौरान टनल में फंसे मजदूरों ने पुलिस और प्रशासन से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की गुहार लगाई थी।
क्योंकि मलबा गिरने की वजह से सुरंग चारों तरफ से बंद हो गई थी, जिससे वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। खबर है कि सुरंग में फंसे मजदूरों ने अधिकारियों से खाना भी मांगा था। बताया गया कि उन्होंने ये इच्छा एक कागज पर लिखकर पाइप के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इसके साथ ही मजदूरों ने प्रशासन से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कागज पर यह भी लिखा था कि भले ही खाने की कमी हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से बंद उस सुरंग में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और इसी वजह से मजदूरों को ये डर सताने लगा था कि ऑक्सीजन खत्म हुई तो उनकी मौत तय है। इसीलिए मजदूरों ने अधिकारियों से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकने की गुहार लगाई थी। वहां मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां पर्याप्त पानी है, इसलिए पानी की सप्लाई की कोई चिंता नहीं है। हालांकि पाइप के जरिए मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से उस सुरंग में देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बॉर्डर पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। ये घटना 12 नवंबर की सुबह 4 बजे की है, जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन टनल अचानक धंस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए थे। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि टनल के धंसने की वजह से किसी भी मजदूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि पिछले 4 दिन से कुछ मजदूरों की सुरंग में फंसे होने की वजह से तबीयत खराब होने की खबर आ रही है, जिन्हें दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोग फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। मजदूरों तक 3 फीट चौड़े पाइप की मदद से ऑक्सीजन के साथ खाना पहुंचाया जा रहा है, ताकि सुरंग में फंसे मजदूरों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मजदूरों के पास खाने और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से उन 40 मजदूरों तक 3 फीट चौड़े पाइप के जरिए खाना भेजा जा रहा है। बताया गया कि पाइपलाइन टनल में पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई थी और इसी पाइप की मदद से कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक चने के पैकेट और दूसरी चीजें भेजी जा रही हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ मजदूरों तक पहुंचने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिन रात मलबे को काटने का काम किया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई और तो और स्टील के पाइप की मदद से मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का मेगा प्लान तक तैयार किया गया है। इसके लिए हेवी ड्रिलिंग मशीन, यानी सुरंग के मलबे को हटाने के लिए जमीन खोदने वाली भारी भरकम मशीनें मंगवाई गई हैं। हालांकि एक रोज पहले रेस्क्यू टीम ने स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया था। इसके लिए जमीन खोदने वाली एक बड़ी मशीन से 35 इंच चौड़े एक स्टील पाइप को टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी वजह से दोबारा जमीन खोदने वाली एक बड़ी मशीन से पाइप को टनल में डालने की तैयारी है। मतलब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक स्टील की सुरंग बनाई जा रही है। प्लान यह है कि स्टील के पाइप को सुरंग में धकेला जाएगा और फिर उसी के जरिए मजदूर बाहर आ जाएंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक टनल के अंदर झारखंड के सबसे ज्यादा 15, उत्तर प्रदेश के 8 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। इनके अलावा बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का एक मजदूर भी वहां फंसा है। मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका से मशीनें मंगवाई गई हैं, क्योंकि एक दिन पहले स्टील पाइप डालने के दौरान सुरंग में एक बार फिर बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया था। इस घटना में 2 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक खुदाई के जरिए स्टील का एक पाइप सुरंग में डाला जाएगा, जिससे मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है। इसका पूरा काम टेक्निकल एक्सपर्ट और इंजीनियरों की निगरानी में किया जा रहा है। और टनल में पाइप डालने के लिए अमेरिका से ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जा रही है, जिससे स्टील के पाइप से सुरंग बनाने का काम शुरू किया जाएगा। एनडीआरएफ के मुताबिक इस मशीन के जरिए 1 घंटे में 5 मीटर मलबा निकाला जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका से इस मशीन के आने के 10 घंटे बाद मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और अमेरिका से मशीन मंगवाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में नॉर्वे और थाईलैंड से भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक 12 नवंबर को यह हादसा टनल के अंदर प्लास्टर नहीं होने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए थे। एनडीआरएफ के मुताबिक ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी,
इस टनल के स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरू से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया। इससे आगे कोई प्लास्टर नहीं था और इसी वजह से यह हादसा हुआ और 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया। ये टनल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और 850 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हो रहा ये टनल हर मौसम में खुला रहेगा, यानी बर्फबारी के दौरान भी इससे लोग आ जा सकेंगे। इसके बनने के बाद उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लेकिन इस हादसे की वजह से सुरंग बनाने का काम ठप पड़ गया है। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। लहरों के संग बह जाने के अपने खतरे हैं। लहरों के संग बह जाने के अपने खतरे हैं। तट से चिपके रह जाने के अपने खतरे हैं। 100 बात की एक बात कही सज्जन ने, सबसे आगे थे जो सबसे पहले खेत रहे, सबसे पीछे रह जाने के अपने खतरे हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।